हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वनडे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जनगणना 2011 के विषय में। हम ऐसे आपको फैक्ट लाए हुए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह कोई भी वनडे एग्जाम हो वह आपके लिए पूछे ही जाते हैं। जनगणना से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो वही सारे हम क्वेश्चन आपको एकत्रित करके ले आए हैं। ये जो PDF में प्रारूप है हम आपको दे भी देंगे अगर आपको आवश्यकता होगी तो। लेकिन अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर आपसे लाइक कर दीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं बोलेंगे आपको। अगर आपका मन करे तो आप लाइक भी करिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए नए लेटेस्ट जो वीडियो दिया पाते गया है रहिए। जनगणना 2011 के हिसाब से, तो देखिए इसमें जो जनगणना है 2011 के हिसाब से जो आपका पहला प्रश्न बन रहा है, पुट अप हो रहा है, वह है आपकी भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जो जनगणना की शुरुआत हुई थी, यह कब की गई थी? तो ये हुई थी 1872 में। किसके काल में हुई थी? जिनका शासन था उस समय ब्रिटिश शासन था। तो इसमें समझो लॉर्ड मेयो थे, उस समय जनरल थे, तो इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल यही थे, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठीक, ये इसके बाद आपसे बोलते हैं कि शुरुआत कराए गए थे, लेकिन जो नियमित रूप से हुई थी जनगणना, यानी कि जो कंटिन्यू हुई थी, वह देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपका कि नियमित रूप से जनगणना जो शुरू हुई थी वह 1881 से शुरू हुई थी। यानी कि 1881 से जब से शुरू है जनगणना, तब से लेकर आज तक चल रहा है। वह किस अंतराल पे है दोस्तों? ये 10-10 साल पे आपकी जनगणना कराई जाती है। ठीक है, ये 10-10 साल पे जनगणना होती है। तो जैसे अभी 2011 में हुआ है, तब 2021 की जनगणना होने वाला है। ठीक है, तो ये कोरोना काल में कोई हो सकता है कि आगे पीछे हो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जनगणना को रोकेंगे, जनगणना चलती रहेगी। तो देखिए इसमें है 1881 जनगणना कंटिन्यू हुई है थी। यह जिनका काल था वह लॉर्ड रिपन के समय से कंटिन्यू जनगणना हो रही है, यानी कि नियमित रूप से। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन जो बनता है आप सभी के लिए, वह है विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो कौन से देश को श्रेय जाता है? तो ये स्वीडन जो देश है, स्वीडन में सबसे पहले 1749 में जनगणना कराई गई थी। 1749 में स्वीडन में हुई थी और अपने यहाँ जो हुआ था वो 1872 हुआ था। समझ लीजिए कितने समय बाद हम लोगों के यहाँ हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपसे लिख लिए कि भारत में जनगणना संगठन की जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत करता है, इसका जो मुख्य अधिकारी होता है ये कौन होता है? तो ये महाप्रबंधक एवं जनगणना नियुक्त आयुक्त जो होते हैं, इनको अधिकारी, मुख्य अधिकारी नियुक्त किया जाता है, यही होते हैं। ठीक है, जो जनगणना होने के बाद सभी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। वह दिया गया है वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी। ठीक है, 15वीं हुई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। समझ लीजिए कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकता है कि स्वतंत्र भारत में कैसी जनगणना थी। तो ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 2011 में। लेकिन अगर आपको भारत की जनगणना पूछेगा तो ये 15वीं जनगणना थी। अब देखिए 2021 में जो आपकी जनगणना होगी वह 8वीं जनगणना आपकी हो जाएगी स्वतंत्र भारत में। और वैसे अगर ओवरऑल लेंगे तो 16वीं जनगणना आपकी हो जाएगी, यानी कि 1881 जब से शुरू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न उसे देख लेते हैं। वह है भारत विश्व का सबसे युवा देश है तथा वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी है? तो यह 29 वर्ष है। ठीक है, 2020 में जो औसत उम्र है भारतीयों की, यानी कि 29 वर्ष, सब यानी कि सबसे युवा देश इस समय भारत ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह है भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को दिया जाता है। यानी कि जो जनगणना कराने का दायित्व होता है, यानी कि जो कर्तव्य होता है, जिनका निर्वहन करना होता है, वह केंद्र सरकार के अधीन होता है। ये केंद्र सरकार के अधीन जनगणना कराई जाती है। ठीक है, तो ये धारा 246 के अंतर्गत कराई जाती है। संविधान की जो धारा है 246, उसके अनुसार ये बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न है। वह है यह संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है और प्रत्येक 10 वर्ष में इसकी जनगणना कराई जाएगी। जो मैंने आपको बता दिया, ये आप एक बार ये देख लें कि ये जो कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, जनगणना के बारे में। अगला है आप सभी के लिए, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं। जैसे कि जनगणना 2011 के आंकड़े इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आंकड़े में आप देख सकते हैं जो भारत, देखिए इसमें जो दिया गया 2011 की जो जनगणना आंकड़े हैं, इसमें देखिए इसमें दिया गया कुल जो दिया गया जनसंख्या भारत की, वह 2011 में थी 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573।
इतनी पब्लिक थी। और इसमें से पुरुष की जो संख्या थी वह 62,31,21,843 थी। और औरतों को जो अनुपात थे इसमें वो 58,74,47,730 इतनी औरतें थी और इतने पुरुष थे। ये आपके संक्षिप्त के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पर 10 की वृद्धि दर जो दर्शाई गई थी 2011 में, वह 17.70 की वृद्धि दर थी। और पुरुष की जो वृद्धि दर थी वो 17.10% थी। और इसमें स्त्रियों की जो थी 18.30% दर्ज की गई थी 10 की वृद्धि दर के अनुसार। ठीक है, अब अगला हम आपको दिखा देते हैं। इसमें जो साक्षरता दर थी उसको आप भी देख लें। साक्षरता दर जो है वह 73% थी। कब? 2011 में। 2011 पूछेगा तो 73% साक्षरता थी, जिसमें से पुरुष साक्षरता अगर पूछ लेता है तो 80.9% थी, यानी कि नियर अबाउट 81% के समथिंग। लेकिन अगर स्त्रियों के बारे में पूछेगा तो कितनी दुर्दशा इसमें खराब थी उस समय, और अब भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन अब काफ़ी हद तक अच्छी हो गई स्त्रियों की, जिसमें से 64.6% थी। ठीक है, उस समय 2011 में। अब देखिए 21 में आता है तो उसमें क्या रहेगा उसमें देखा जाएगा। अगली आप देख सकते हैं इसमें जो औसत वार्षिक वृद्धि दर थी, औसत वार्षिक वृद्धि दर थी इसमें तो 1.64% थी। ठीक है, औसत पूछा है वार्षिक में। अगला है जनसंख्या आई वर्ग जो पूछा है, इसमें जो वृद्धि दर थी वह 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो थी वह 13.60% वृद्धि दर थी। और पुरुष की जो थी वह 13.80% की वृद्धि दर थी। और स्त्रियों की थी 13.40% दर्ज की गई थी। ठीक है, अगला आप यहाँ देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व तो जो दिया गया था 2011 में, ये प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या घनत्व दिया गया था, जिसमें 382 व्यक्ति थे प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भारत में जनसंख्या के घनत्व में। ठीक है, आगे अब लिंगानुपात देखेंगे तो लिंगानुपात देखते हैं दोस्तों। तो लिंगानुपात जो था दोस्तों आप देख सकते हैं 2011 में ये प्रति 1000 पुरुषों पे जो थी महिलाएं कितना थी तो 943 महिलाएं हुआ करती थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की थी तो वह 919 थी, यानी कि 919 बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, किस पे? 2011 में औरतों की अपेक्षा। ठीक है, ये लिंगानुपात कितना घटता चला गया था। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे इसमें दिया गया है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य है तो आपको सबसे पहले अगर नाम आता है तो उत्तर प्रदेश का आता है, जिसमें 19.9 करोड़ जनसंख्या है 2011 में। ये पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ के आपके नज़दीक थी। उसके बाद आपका महाराष्ट्र का नंबर आता है जिसमें 11.2 करोड़ लोग हैं। बिहार में आपको 10.4 करोड़ लोग हैं। पश्चिम बंगाल में 9.1 करोड़ लोग हैं। और आंध्रा में जो हैं वो 8.4 करोड़ लोग हैं। ये 5 आपके सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य हैं। फिर अगर आप देखते हैं सर्वाधिक जो है 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य हैं, जिसमें 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी। ठीक है, उसमें 5 राज्य में मेघालय जो है, मेघालय में 27.95 के हिसाब से वृद्धि दर हुई थी 10 की। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपका हुआ था 26.03% की दर से 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी 2011 में। बिहार में आपका 25.42 के हिसाब से वृद्धि दर दर्ज की गई थी। जम्मू कश्मीर में आपका 23.64 के हिसाब से वृद्धि दर दर्ज की गई थी। फिर आपका मिजोरम नंबर आता है जिसमें 23.48 के हिसाब से वृद्धि दर दर्ज की गई थी। ये आपके 10 की वृद्धि दर्ज करने वाले 5 राज्य हैं। फिर आगे आप देखेंगे सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, जिसमें ज़्यादा घनत्व में लोग रहते हैं, तो उस नंबर 1 पे आपका आता है बिहार। ये बिहार जो है सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है, जिसमें आपको आप देख सकते हैं कि 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। ठीक है, कितने? 1106। फिर आपका आते हैं पश्चिम बंगाल जिसमें 1028 है। ठीक है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या है ये। फिर आप देख सकते हैं कि केरल में जो है वो 860 के हिसाब से रह रहे हैं प्रति घनत्व, तो देखिए कितना ज़्यादा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 829 के हिसाब से हैं। और उसके बाद हरियाणा नंबर आता है जो 573 है। ठीक है, ये सबसे बड़े सर्वाधिक राज्य घनत्व वाले हैं। फिर आप देख सकते हैं, इस नाम याद कर लें दोस्तों कृपया। अगर आप देख सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं दोस्तों, वह सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वह है आपको सिक्किम है, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, जिसमें आपको 6.10 लाख, यानी कि
आपके 6-6.5 लाख के करीब आपकी जनसंख्या सिक्किम में रहती है। फिर आप देखेंगे मिजोरम में, तो मिजोरम में आपका 10.90 लाख लोग रहते हैं। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है जिसमें 13.8 लाख लोग रहते हैं, यानी कि 14 लाख के करीब। अगला आपका गोवा में आता है जो 15 लाख के लमसम रहते हैं, यानी कि 14.5 4.5 लाख रहते हैं। फिर आपका नागालैंड में आता है, नागालैंड में आपका 19.7 लाख रहते हैं, ठीक है, यानी कि 20 लाख के लमसम यहाँ पर रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। सबसे कम अगर पूछता है तो आपको सिक्किम लगाना होगा। चलिए अगला देखते हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य जो है, जो न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य है उसमें पहले नंबर पर नागालैंड है जिसमें माइनस में गया था, ठीक है, वृद्धि दर इसमें माइनस में दर्ज की गई थी 0.58। अगला आपका जो था वो केरल में था, केरल में आपका 4.91 के करीब था न्यूनतम 10 की वृद्धि। फिर गोवा में आपका था वो 8.23 था। फिर आंध्रा में आपका था 10.98 था। फिर मणिपुर में आपका था 12.05 था। ये न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य थे। आगे आपका आ जाता है न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व वाले राज्य। ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं उनका क्रम दिया गया है 5 लोगों का। तो सबसे पहले आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका 17 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पे। और अगला है आपका मिजोरम, मिजोरम में 52 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। फिर आपका जम्मू कश्मीर में 56 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। फिर सिक्किम में आपका 86 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। फिर मणिपुर में आपका 115 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। ये जनसंख्या घनत्व के बारे में बोला गया है। चलिए अगला देखते हैं। उसमें है न्यूनतम साक्षर राज्य। जो सबसे कम साक्षर राज्य थे उसमें से बिहार नंबर 1 पे है। बिहार में जो था 2011 में 61.80% लोग ही पढ़े लिखे थे। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में आता था जहाँ पे 65.38% लोग पढ़े लिखे थे। फिर आपका आता है राजस्थान, राजस्थान में आपका 66.11 प्रतिशत वाले लोग पढ़े लिखे थे। फिर आपका झारखंड आता है जिसमें से 66.41 लोग जो परसेंट हैं ये पढ़े लिखे थे। फिर आपका आंध्रा में आता है 67.02%। यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो पढ़ाई लिखाई में न्यूनतम साक्षरता दर यहाँ की गई थी, ठीक है, 2011 में। सबसे कम बिहार में आपकी थी। चलिए अगला देख लेते हैं। वहाँ पे सर्वाधिक महिला साक्षरता इसमें दिया गया, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जो था वह केरल में था, ठीक है। केरल में आपका जो था ये सर्वाधिक साक्षरता दर्ज किया गया था 100 के करीब था। और मिजोरम में आपका जो था वह 86.72 था। गोवा में आपका 82.16 था। त्रिपुरा में आपका 78.98 था। हिमाचल प्रदेश में आपका 73.51 के करीब था। फिर आपका न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जो राज्य हैं वह बिहार है नंबर 1 पे, जिसमें 46.40 था। फिर राजस्थान में था 47.76 था। जम्मू कश्मीर में 49.12 था। उत्तर प्रदेश में 51.36 था। झारखंड में 52.04 ये न्यूनतम महिला साक्षरता थी। चलिए अगला आप देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका दिया गया है इसमें दिया गया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं, देखिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, केरल में है। कितने हैं यहाँ पे प्रति व्यक्ति पे, ठीक है, ये 1084 महिलाएं हैं, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो यहाँ पर जो है 996 महिलाएं हैं 1000 व्यक्ति पे। आंध्रा में जो है 1000 पे 993 महिलाएं हैं। मणिपुर में 992 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। फिर छत्तीसगढ़ में 991 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, ठीक है। चलिए फिर अगला आप देख सकते हैं। अगला आपको जो दिया गया है वह न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं सबसे पहले हरियाणा नंबर आता है जिसमें से 879 लोग हैं, ठीक है, 879 लोग हैं 1000 व्यक्तियों पे, ठीक है, 1000 पे आपको 879 लोग मिलेंगे। हरियाणा में सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। फिर उसके बाद आपका आता है जम्मू कश्मीर का नंबर। जम्मू कश्मीर में 889 लोग हैं, ठीक है, 1000 पुरुषों पे औरतें। सिक्किम में 1000 पुरुषों पे 890 महिलाएं हैं। पंजाब में 1000 पुरुषों पे 895 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, ठीक है। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हो गए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वाधिक साक्षर राज्य, सबसे पढ़े लिखे साक्षर राज्य में नंबर 1 पे आता है आपका केरल, जिसमें 94% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर आपका मिजोरम आता है जिसमें 91.33% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर गोवा का नंबर आता है जिसमें 88.70% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर आपका त्रिपुरा का नंबर आता है जिसमें 87.22% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर आपका मिजोरम नंबर आता है, मिजोरम
हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में जो है 82.80% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं जो दिया गया केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या है वह आपका दिल्ली में है। दिल्ली में जो है 1.6 करोड़ लोग हैं। लगभग आप समझ सकते हैं 1.5 करोड़ के ऊपर लोग केवल दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पांडिचेरी का नंबर आता है जिसमें 12 लाख रहते हैं। चंडीगढ़ में जो आता है फिर इसमें लगभग 10.5 लाख के लोग रहते हैं। ठीक है, ये घटते क्रम में दिया गया है। और अगला है अंडमान निकोबार नंबर आता है जिसमें 3.80 लाख रहते हैं। फिर दादर व नगर हवेली में 3.43 लाख रहते हैं। और दमन एवं दीव में जो रहते हैं वह 2.43 लाख लोग रहते हैं। फिर लक्षद्वीप में आपका जो है वो 64,000 लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे कम रहते हैं यहाँ पे। फिर अगला देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का जो जनघनत्व है, इसमें देखिए तो जनघनत्व के आधार पे आप देख सकते हैं दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। दिल्ली में इतना जनसंख्या घनत्व है। फिर आपका चंडीगढ़ में देखेंगे तो 9,258 लोग रहते हैं। पांडिचेरी में 2,547 लोग रहते हैं। दमन एवं दीप में 2,191 लोग रहते हैं। लक्षद्वीप में 2,049 लोग रहते हैं। दादर नगर हवेली में 700 लोग रहते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर पे। और अगला जो है अंडमान निकोबार पे 46 लोग रहते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर पे। ये जनसंख्या घनत्व है। फिर आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का जो लिंगानुपात ही है उसके बारे में बताया गया है। तो पांडिचेरी का जो लिंगानुपात है वो सबसे बढ़िया है, वह 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। और लक्षद्वीप में 1000 पुरुषों में आपके 946 पुरुष महिला मिलेंगी। और अंडमान निकोबार में 1000 पुरुषों में आपके 876 महिलाएं मिलेंगी। दिल्ली में आपका 1000 पुरुषों पे 868 महिलाएं मिलेंगी। चंडीगढ़ में जो है आपका 818 महिलाएं मिलेंगी 1000 पुरुषों पे। और दादर नगर हवेली में दादर नगर हवेली में ये आपका 774 लोग 1000 पुरुषों पे 774 महिलाएं मिलेंगी। अगला आपका दमन दीप में जो है 1000 पुरुषों पे 618 महिलाएं मिलेंगी। चलिए अगला देखते हैं, आपको केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता देख लेते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी साक्षरता आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप, जिसमें 91.85% लोग साक्षर हैं। फिर दमन दीप का नंबर आता है तो इसमें 87.10% लोग साक्षर हैं। अंडमान निकोबार में नंबर आता है तो इसमें 86.63% लोग जो हैं साक्षर हैं। फिर दिल्ली का नंबर आता है 86.21% लोग साक्षर हैं। फिर चंडीगढ़ नंबर आता है जिसमें 86.05% लोग साक्षर हैं। फिर आप देखेंगे पांडिचेरी नंबर आता है, पांडिचेरी में 85.85% लोग साक्षर हैं। फिर दादर नगर हवेली में जो है वो 76.24 लोग साक्षर हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ये आपका सबसे कम जो है आपका ये दादर नगर हवेली में है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।